हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ आवर लेक्चर जो हम कर रहे हैं 1.7 वाई वी ट्रैवल। फर्स्ट पार्ट जो है हमने ऑलरेडी अपना कंप्लीट कर लिया है। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा पार्ट 2। तो आओ बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, जहाँ पर हमने देखा था, जहाँ ऑथर ने हमको बताया था किस तरीके से ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस रहा है, कितने फेमस लोगों के कोट्स है, कई सारे ऑथर्स के कोट्स हैं जिन्होंने अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस में ऐड किए हैं। Now, on the most basic level, when I am in Tibet, though not a real Buddhist, I spend days on end in temples listening to the chants of sutras. तो उनका कहना है, हमारे ऑथर का पीको अय्यर जी जो है वो हमको बोलते हैं जब वो अपना वक्त बिताते हैं टिबेट में जाकर, तो जो कि वो खुद तो एक बुद्धिस्ट नहीं है, ठीक है, वो कोई बुद्धिस्ट नहीं है, लेकिन जब वो ऐसी जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर जो बड़े बड़े विशाल मंदिर होते हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर जो चैंट्स ऑफ सूत्रास यानी कि कुछ मंत्र जो है जब वो उसको चैंट करते हैं, सूत्रास को सुनते हैं, तो उन्हें सुनकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आई गो टू आइसलैंड टू विजिट द लूनार स्पेसेस विद इन मी। और कई बार ऐसा होता है वो कहाँ विजिट करते हैं, आइसलैंड में, ताकि अपने ही मन के अंदर कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पर हम नहीं जानते। अब आप बोलोगे मैम मन के अंदर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हम नहीं जाते हैं? तो जब हम मेडिटेशन करते हैं बड़े ध्यान से, तो हम कई सारी चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं, अपना एक इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, अपने अंदर खुद को झांक कर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें खुशी देती है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमको दुख देते हैं, कैसे उनको एलिमिनेट किया जाए। इसलिए उन्होंने इस टर्म को यहाँ पर यूज़ किया है, आई गो टू आइसलैंड टू विजिट द लूनार स्पेसेस विद इन मी। लूनार स्पेस बेसिकली अर्थ और मून के बीच का जो स्पेस का डिफरेंस है उसको बोला जाता है। तो हम अपने ही मन के अंदर एक अपना ही जो लूनार स्पेस है वहाँ पर हम क्या करते हैं, विजिट करते हैं। इन द अनकैनी क्वाइट्यूड एंड एम्प्टीनेस ऑफ दैट वास्ट एंड ट्रीलेस वर्ल्ड, यानी मन की जो ऐसी जगह, एक स्ट्रेंज, एक मिस्ट्री जो है जहाँ पर हम कभी पहुँच नहीं पाते हैं, तो एक अकेलापन जो है हमारे मन के अंदर, हम क्या करते हैं, वहाँ जाकर क्या करते हैं, विजिट करते हैं। टू टैप पार्ट्स ऑफ माई सेल्फ जनरली ऑब्सक्योर्ड बाई चैटर एंड रूटीन। तो अपने मन के अंदर के ऐसे पार्ट्स, ऐसे जगहों पर मैं जाकर विजिट करता हूँ। जब मैं आइसलैंड जाता हूँ, अपने मन के अंदर जाता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ जाकर मेडिटेशन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, उन जगहों पर जाता हूँ अपने मन के अंदर जहाँ आज तक, क्योंकि मेरा बिजी रूटीन रहा है, काम का रूटीन रहा है, अपने आप को मैं वक्त नहीं दे पाया हूँ, तो उन हिस्सों को टैप करता हूँ, उन एरियाज़ तक मैं पहुँचता हूँ जो मैं यूजुअली अपने डेली रूटीन में नहीं पहुँच पाता था। We travel then in search of both self and anonymity, यानी कि हम जो ट्रैवल करते हैं तो दो चीज़ की खोज में ट्रैवल करते हैं, एक तो अपने आप की खोज में और दूसरा एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का मतलब होता है अननोन या नेमलेसनेस। एंड ऑफ कोर्स इन फाइंडिंग द वन वी अप्रीहेंड द अदर। और इसीलिए भी कई बार हम क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, ताकि ऐसी जगहों को अपने मन के अंदर जहाँ पर हम नहीं पहुँच पा रहे उनको पकड़ सके। अब्रॉड वी आर wonderfully free of caste and job, and standing we are, as Hazlitt puts in, just the gentleman in the parlor and people cannot put a name or tag to us। यानी कि जब हम अब्रॉड जाते हैं, तो जब हम अब्रॉड जाते हैं तो वहाँ पर हमको कोई हमारा कास्ट, रिलीजन, कल्चर जो है वो नहीं पूछता है। वहाँ हम इन सारी चीज़ों से क्या होते हैं, बहुत ही फ्री होते हैं। तो उन्होंने कहा है यहाँ पर जिस तरीके का जॉब चाहिए, जो काम करना है हमको इन सारी चीज़ों की वहाँ पर आज़ादी मिलती है। तो हैज़लिट जो है जिन्होंने कहा है जेंटलमैन इन द पार्लर एंड पीपल कैन नॉट पुट अ नेम और टैग टू अस। ऐसी जगहों पर जब हम जाते हैं जहाँ पर लोग हमको अच्छे से नहीं जानते हैं, तो जब हम ऐसी जगहों पर विजिट करते हैं तो लोग ना तो हमारा नाम रखेंगे, ना ही हमें कोई टैग देंगे, ना ही हमें जज करेंगे। एंड प्रिसाइसली बिकॉज वी आर क्लैरिफाइड इन दिस वे एंड फ्रीड फ्रॉम in essential labels, we have the opportunity to come in contact with more essential parts of ourselves, which may begin to explain why we may feel most alive when we far from home। ओके, अब यहाँ पर बोला जा रहा है जब लोग हमको जज नहीं करते हैं, हमको टैग नहीं देते हैं, तो हम ऐसे लेबल से क्या है, फ्री है, हम आज़ाद हैं, हमें किसी तरीके का लेबल नहीं मिला है। तो ये वो वक्त होता है बच्चों हमारे लिए जब हम अपने आप से मिलते हैं और अपने आप को काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या है, किस तरीके के इंसान है, क्या हमारी पर्सनैलिटी है, हम कितना लाइफ में आगे करने लायक है या नहीं है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, लोग हमको जज करते हैं तो वो हमको बताते हैं। वैसे
कई सारे आपके रिलेटिव्स होंगे या कोई जान पहचान में लोग होंगे जो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ नाम रखते होंगे या बोलते होंगे कि शायद आप कुछ कभी बन ही नहीं सकते। ऐसे लोग हमको डीमोटिवेट करते हैं, तो हम भी कई बार क्या हो जाते हैं बच्चों, अपने आप पर डाउट करने लग जाते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ पर। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, अननोन लोगों के बीच में होते हैं, क्योंकि ये लोग हमको जानते नहीं है, ये लोग हमको किसी तरीके से जज जो है वो नहीं करते हैं, तो उस वक्त हम अपने आप से ज़्यादा अच्छे से मिल सकते हैं। ये फीको अय्यर जी का इस पूरे पैरा में बोलना है। Abroad is the place where we stay up late, follow impulse and find ourselves as wide open as when we are in love। यानी कि अब्रॉड जो है ऐसी जगह है जहाँ पर हम लेट तक जाग सकते हैं। फॉलो इम्पल्स, तो इम्पल्स का मतलब क्या होता है बच्चों, अपनी इच्छा का पालन कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो है हम रह सकते हैं। एंड फाइंड आवरसेल्व्स एज वाइड ओपन एज व्हेन वी आर इन लव, और जितना ओपनली रहना चाहे हम रह सकते उसी तरीके से जिस तरीके से जब हम प्यार में रहते हैं। We live without a past or future for a moment at least and ourselves up for grabs and open to interpretation। और कुछ वक्त के लिए हम जो है पास्ट और फ्यूचर दोनों के ही बिना जो है वो जी रहे होते हैं। ना पास्ट में क्या हुआ है उसकी टेंशन नहीं हमको, फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं उसकी किसी तरीके से हमको टेंशन नहीं है। एटलीस्ट फॉर अ मोमेंट हम किसी भी चीज़ के टेंशन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। एंड ourselves up for grabs and open to interpretation। और इसी के साथ साथ हम लाइफ की आगे जैसे जैसे प्रेजेंट में रहकर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है हम उनको ग्रैब करते हैं। We even may become mysterious to others at first and sometimes to ourselves and as no less a dignitary then। यानी कि कई बार ऐसा भी होता है हम खुद के लिए एक रहस्यमय बन जाते हैं, मिस्ट्री बन जाते हैं, और दूसरों के लिए भी बन जाते हैं। कई बार हम अपने आप को भी सही से समझ नहीं पाते हैं। ओलिवर क्रॉमवेल जो है उनका कहना है, अ मैन नेवर गोज सो फार एज इन व्हेन ही डजंट नो वेयर ही इज गोइंग। एक इंसान या एक आदमी उतना दूर तब तक नहीं जाता जब तक वो नहीं जानता होगा कि वो कहाँ जा रहा है। आई रिपीट, एक इंसान या एक आदमी तब तक उतना दूर नहीं जाता है जब तक उसे पता ना हो कि वो कहाँ जा रहा हो। तो ये फेमस कोट जो है वो किसने दिया है, ओलिवर क्रॉमवेल ने दिया है। नेक्स्ट इट सेज दैट there are of course great dangers to this as to every kind of freedom, but the great promise of it is that traveling we are born again and able to return at moments to a younger and more open kind of self। अब जिस तरीके से हर एक आज़ादी में किसी न किसी तरीके का ख़तरा होता है, ये भी जो एक आज़ादी है जहाँ पर हम बाहर घूम फिर रहे हैं, अकेले हैं, कोई हमको जज नहीं कर रहा है, तो ऐसी आज़ादी में भी कोई ना कोई ख़तरा होता है। लेकिन इसी के साथ साथ एक प्रॉमिस भी होता है ट्रैवलिंग में कि हम वापस से अपनी ज़िंदगी जो है वो जी रहे हैं। तो एक न्यू लाइफ जब होती है, वापस से जैसे हम पैदा हो गए हैं तो एक न्यू लाइफ हमारी यहाँ पर शुरू हो जाती है। वी आर एबल टू रिटर्न टू मोमेंट्स टू अ यंगर। जब हम यंग हुआ करते तो ऐसा जो हम वक्त स्पेंड किया करते थे तो उसी तरीके का वक्त भी हम स्पेंड करते हैं। एंड अ मोर ओपन काइंड ऑफ सेल्फ। और इसी तरीके से जब हम छोटे होते हैं, बचपना हमारा जो गुजरता है काफ़ी अच्छा गुजरता है, जहाँ पर हम बड़े मासूम होते हैं, चीज़ों की मालूमात नहीं होती है तो हम उनको पता लगाते हैं। तो उसी तरीके से जब हम बाहर भी होते हैं बच्चों, तो बाहर भी अपने आप को और ज़्यादा ओपन करके रखते हैं लोगों के सामने, थोड़ा सा ओपन माइंडेड हो जाते हैं हम वहाँ पर। Traveling is a way to reverse time to a small extent and make a day last a year or at least 45 hours, and traveling is an easy way of surrounding ourselves as in childhood with what we cannot understand। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ट्रैवलिंग जो है वो एक ऐसा तरीका है जो वक्त को पलट देता है। क्या करता है, वक्त को पलट देता है। जैसे हमने देखा हम फिर से एक नई ज़िंदगी जी रहे हो, एक लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ गया हो हमारे, तो ट्रैवलिंग में भी यही होता है। जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वी आर बॉर्न अगेन, हम एक टाइम को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। जैसा मैंने अपने लेक्चर 1 में भी आपको कहा था बच्चों कि जब हम ट्रैवलिंग के लिए निकलते, कहीं बाहर जा रहे होते तो हमें दिन जो है वो बहुत ही बड़ा लगता है। तो यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि ट्रैवलिंग जो है एक दिन जो है आपको एक साल के बराबर भी लगने लगता है, या फिर एटलीस्ट 45 आवर्स भी आपको जो है वो ज़्यादा लगने लग जाते हैं। ट्रैवलिंग इज़ एन ईजी वे ऑफ सराउंडिंग आवरसेल्व्स। ट्रैवलिंग एक ऐसा तरीका है कि हम अपने आप को अपने बचपन से जो है वो सराउंड करके रखते हैं, क्योंकि फिर से हम बच्चे बन जाते हैं, फिर से अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं। जैसे हमारा बचपना बहुत ही सुंदर गुजरता है, वैसे ही ट्रैवलिंग करने की वजह से हमारा जो वक्त है वो क्या होता है, और ज़्यादा हमारा टाइम स्पेंड जो होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुली स्पेंड होता है। Language facilitates this cracking open, for when we go to France we often migrate to French
and the more childlike self, simple and polite that speaking a foreign language educes. ओके, यहाँ पर बोला जा रहा है, अब जो ट्रैवलिंग की बात हो गई और उसी के साथ साथ लैंग्वेज जो है वो भी अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है जब हम कहीं पर जा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम फ्रांस में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम एक पूरे कल्चर में माइग्रेट हो रहे होते हैं। माइग्रेट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो जब हम इंडिया से समझ लो ट्रैवल करके फ्रांस जाते हैं तो हम फ्रेंच कल्चर को पूरी तरीके से समझ रहे हैं, फ्रेंच लैंग्वेज को बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट भी जो है वो बहुत बड़ा होता है। We often migrate to French and the more childlike self, और फिर से वैसे ही एक मासूम बच्चे बन जाते हैं जो एक नई भाषा को सीख रहा होता है, समझ रहा होता है, और हम वहाँ जाकर काफ़ी ज़्यादा पोलाइट भी हो जाते हैं क्योंकि ये अपने लोग नहीं हैं, हम अपने लोगों के बीच में नहीं आए हैं, परायों के बीच में आए हैं। तो वहाँ जाकर हमको थोड़ा सा सिंपल और पोलाइट होना होता है क्योंकि हम एक फॉरेन लैंग्वेज जो है वो बोल रहे हैं। Even when I am not speaking Pidgin English in Hanoi, I am simplified in a positive way. Pidgin English का मतलब जो है बच्चों यहाँ पर होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का एक सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो जब हम कोई एक नई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, जैसे कि समझ लो हमने फ्रेंच सीखा, एक नई लैंग्वेज, तो हम लोग बहुत ही सोच समझ कर उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। थोड़ा सा उसका बेसिक जो होता है वो बोलते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग को बॉनशोर बोला जाता है, राइट। तो और अगर हम किसी को बोलते हैं हैप्पी जर्नी तो बॉन वोयाज बोला जाता है उसको। तो जब हम ये नए नए वर्ड सीखते हैं तो अपने आप हमारे अंदर भी क्या आता है, एक पॉजिटिविटी आ जाती है और एक कॉन्फिडेंस जो है वो हमारे अंदर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। एंड कंसर्न नॉट विद एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ बट सिंपली मेकिंग सेंस। और हम जब ये भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, तब हम बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या बोलने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं। शायद हो सकता है वो ये हमारी बात को अच्छे से समझे कि हम एक नई भाषा को सीख रहे हैं, तो हम अपने आप को एक्सप्रेस करने की एक न्यू लैंग्वेज में कोशिश जो है वो करते हैं। तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम ट्रैवल करके कहीं पर माइग्रेट होते हैं किसी नए कल्चर में। So travel for many of us is a quest for not just the unknown but the unknowing. तो ट्रैवलिंग करना जो है वो क्या है, एक बहुत बड़ा क्वेस्ट है, एक सवाल है हमारे लिए कि सिर्फ किसी अनजान को जानना नहीं, हर एक अनजानी वस्तु को भी जानना। सिर्फ किसी अनजान इंसान को ही नहीं जानना, उस कल्चर को जो कम्प्लीटली अनजान है हमसे, हम उसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। I at least travel in search of an innocent I that can return me to a more innocent self. यानी कि मैं एक ऐसी innocent I लेकर घूमता हूँ और मेरी आंखें जो है वो ऐसी चीज़ें सर्च कर रही होती है, मेरी innocent आंखें हैं तो ऐसी innocent चीज़ें सर्च कर रही है जो कहीं ना कहीं मुझे अपने आप से क्या कर दे, मिला दे। I tend to believe more abroad than I do at home. And I tend to be more easily excited abroad and even kinder. यानी जब मैं अब्रॉड में होता हूँ तो मैं और घर जैसा फील करता हूँ, और इसी के साथ साथ आई टेंड टू बी मोर ईजीली एक्साइटेड अब्रॉड एंड इवन काइंडर, और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी होता हूँ जब मैं अब्रॉड में रहता हूँ। अब इसके बीच में एक लाइन दी है बच्चों, विच दो ट्रेचरस अगेन कैन एटलीस्ट हेल्प मी टू एक्सटेंड माई विजन। शायद ये बातें जो है आप लोगों को ट्रेचरस यानी कि काफ़ी ज़्यादा डिसलॉयल लगे मेरी ये बातें कि मैं अब्रॉड में रहकर घर जैसा फील करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने देखने के नज़रिए को और ज़्यादा क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ जब मैं अपने आप को अब्रॉड में देखता हूँ। And since no one I meet can place me, no one can fix me in my resume. यानी कि जब मैं बाहर किसी से जा रहा हूँ, मिल रहा हूँ, तो जिससे भी मैं मिलता हूँ no one can प्लेस मी का यानी कि मतलब होता है यहाँ पर कोई मुझे यहाँ पर जज करने वाला नहीं है, और अगर मुझे जज करते भी हैं लोग तो कोई मेरे रिज्यूम यानी कि हमारा जो रिज्यूम बनाते हैं, हम CV बनाते हैं, बायोडेटा हम यूजुअली बोलते हैं, लेकिन ये रिज्यूम होता है, एक स्पेशल काइंड ऑफ रिज्यूम होता है। तो कोई आकर मेरे रिज्यूमे में थोड़ी पढ़ने वाला है मैं उस तरीके का इंसान हूँ या नहीं हूँ, या कोई आकर लिखने थोड़ी वाला है मैं इस तरीके का इंसान हूँ या नहीं हूँ। I can remake myself for better as well as of course for worse. यानी कि मैं खुद ही हूँ जो अपने आप को रीमेक यानी कि बनाने वाला हूँ, और खुद ही हूँ जो अपने आप को बुरा बनाने वाला हूँ। तो जो भी अच्छा या बुरा होगा उसके लिए मैं अकेला ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। If travel is notoriously a cradle for false identities, it can also at its best be a crucible for truer ones. यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर एक मस्ती मजाक में नोटोरियसली अगर बोला जाए कि ट्रैवल जो है अगर एक क्रैडल है फॉल्स आइडेंटिटीज़ के लिए, तो फॉल्स आइडेंटिटी के लिए अगर ये क्रैडल है बच्चों, तो उसी के साथ साथ वो क्या है, एक
बेसिकली क्रूसिबल, यानी कि जो सच्चे लोग हैं, जो झूठे लोग हैं, अगर उनके लिए एक क्रैडल है, अगर उनके लिए एक बहुत ही ब्लेसिंग है, तो जो सच्चे लोग हैं उनके लिए क्या होगा, ये सच्चे लोगों के लिए क्रूसिबल यानी कि एक टेस्ट होगा, बहुत ही जैसे कि हम बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा टेस्ट करना किसी को, उसके पेशेंस को टेस्ट करना, तो एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा जो सच्चे इंसान है उसके लिए। इन दिस वे ट्रैवल कैन बी ए काइंड ऑफ मोनास्टिसिज्म। तो मोनास्टिसिज्म का मतलब होता है ऐसी ज़िंदगी गुजारना जैसे एक मॉन्क्स जो होते हैं, जो साधु होते हैं, जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर संन्यास ले लेते हैं और एक ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो उस तरीके की ज़िंदगी को गुजारना। On the road, we often live more simply, even when staying in a luxury hotel, with no more possessions than we can carry and surrendering ourselves to chance. यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है ऑन द रोड वी ऑफन लिव मोर सिंपली, हम काफ़ी सिंपल तरीके से रहते हैं। यूजुअली जब हम कहीं ट्रैवल करके जा रहे होते हैं, किसी होटल में रह रहे होते हैं, तो वहाँ पर अपना उतना ही लगेज लेकर जा सकते हैं जितना हम अपने साथ में कैरी कर सके। अपना सारा पोजेशन, अपनी सारी लग्जूरियस लाइफ जो है वो हम वहाँ पर लेकर शिफ्ट या सेटल नहीं हो जाते हैं और अपने आप को उस जगह के हिसाब से ढाल लेते हैं जहाँ पर हम रहने जा रहे होते हैं। Okay, now it says this is what Camus meant when he said that what gives value to travel is fear। यानी कि कैमस जो है उनका क्या बोलना है कि उनका बोलना है कि वैल्यू जो है ट्रैवल को एक और चीज़ है जो देती है, जिसको बोला जाता है फियर। फियर यानी कि डर। डिसरप्शन इन अदर वर्ड्स, डिसरप्शन का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। डिसरप्शन का मतलब होता है डिस्टर्बेंस इन अदर वर्ड्स यहाँ पर बोला जा रहा है। और emancipation from circumstance and all habits behind which we hide, यानी एक ऐसा डर है जिससे हम सब अपने आप को क्या करते हैं, छुपाते हैं, जिससे कि हम सब अपने आप को छुपा कर रखते हैं, तो वो होता है हमारा डर। emancipation का मतलब होता है लिबरेशन, जिसको हम फ्रीडम भी बोल सकते हैं। And that is why many of us travel not in search of answers but of better questions। और इसीलिए क्योंकि हमारे डर के पीछे हम छुपे होते हैं, ऐसे कई सारे सवाल होते हैं जिसके लिए हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, ना कि जवाबों के लिए ट्रैवल कर रहे होते हैं। I like many people tend to ask questions of the places I visit and relish most the ones that ask the most searching questions back of me। यानी कि मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब लोग मुझसे क्या करते हैं, सवाल करते हैं। किस चीज़ के बारे में सवाल करते हैं कि जैसे अगर हमारे कोई रिलेटिव समझ लीजिए अगर अब्रॉड घूम कर आते हैं, तो चांसेस है ना हम कई बार उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप अगर यूएस गए थे तो वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ पर घूमने की जगहें कैसी है, लोग वहाँ का कैसे है, कल्चर कैसा है, आपने वहाँ से क्या शॉपिंग की, किस तरीके का मार्केट है वहाँ पर, लोग किस तरीके के हैं वहाँ पर, हम ये क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट। तो हमारे ऑथर जो है वो बोलते हैं कि मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो मैं कहीं पर भी विजिट करके आऊँ तो उस जगह के बारे में मुझसे क्या करे, सवाल किया करे। द आइडियल ट्रैवल बुक, क्रिस्टोफर इशरवुड वंस सेड, यानी कि अब इन्होंने बताया है कि एक आइडियल ट्रैवल बुक जो है जिसके ऑथर है क्रिस्टोफर इशरवुड, उन्होंने उसमें कहा है शुड बी परहैप्स अ लिटिल लाइक अ क्राइम स्टोरी इन विच यू आर इन सर्च ऑफ समथिंग। यानी कि एक आइडियल ट्रैवल बुक जो है वो कैसी होनी चाहिए, क्रिस्टोफर का कहना है आइडियल ट्रैवल बुक इस तरीके की होनी चाहिए जस्ट लाइक अ क्राइम स्टोरी। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, हॉरर हो गई, मिस्ट्री हो गई, तो हम अब देखते हैं ना कि अब नेक्स्ट क्या स्टेज आने वाला है, अब अगला क्या होगा, इसमें कौन सा विलन निकल जाने वाला है, कौन हीरो निकलेगा इसके अंदर, एट द एंड क्या होगा, इसका क्लाइमेक्स अनएक्सपेक्टेड होता है। तो एक आइडियल ट्रैवल स्टोरी भी एक क्राइम स्टोरी की तरह ही होनी चाहिए जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों की तलाश में है। And it's the best kind of something I would add if it's one that you can never quite find। और ये इस तरीके का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस होना चाहिए जब लोग एक आइडियल ट्रैवल बुक को पढ़ रहे होते हैं कि जब भी तुम इसको पढ़ो तो तुम्हें ये बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे और ऐसी बुक के अंदर और कोई ना कोई न्यू चीज़ें जो है वो तुम क्या कर सको, ऐड कर सको। और अनएक्सपेक्टेड मूवीज़ के क्लाइमैक्स होते हैं तो इसमें भी अनएक्सपेक्टेड क्लाइमैक्स जो है वो उस बुक का होना चाहिए। Okay, I remember in fact after my first trips to Southeast Asia more than a decade ago how I would come back to my apartment in New York and lie in my bed kept up by something more than jet lag playing back in my memory over and over all that I had experienced and paging wistfully through my photographs and reading and rereading my diaries as if
टू एक्सट्रैक्ट सम मिस्ट्री फ्रॉम देम। यानी कि ये हमारे जो ऑथर है वो बोलते हैं कि उनको एक फैक्ट याद आता है, उनकी जो फर्स्ट ट्रिप रही थी कहाँ पर, साउथ ईस्ट एशिया में, जो कि एक डेकेड अगो 10 साल पहले जहाँ पर वो गए थे, किस तरीके से वो अपने अपार्टमेंट में न्यूयॉर्क में वापस आ जाते थे, आने के बाद में अपने बेड पर आराम से रिलैक्स करते थे, केप्ट अप बाय समथिंग मोर देन जेट लैग, तो कैसे जाकर वो रिलैक्स करते थे, प्लेइंग बैक इन माय मेमोरी। यानी कि अब जो ट्रैवल कर कर आ रहे हैं तो सारी चीज़ें, जैसे हम कहीं पर घूमने आते आराम से रेस्ट करते होते, तो दिन भर में हमने क्या किया, हमारी मेमोरी में क्या हो रही होती है, वो घूम रही होती है। तो उसी तरीके से जब वो अपने बेड पर लेटते हैं, आराम कर रहे होते हैं, तो सारी चीज़ें उनके दिमाग में घूम रही होती है। इन माई मेमोरी ओवर एंड ओवर, यानी कि रिपीटेडली घूम रही होती है। ऑल दैट आई हैड एक्सपीरियंस्ड एंड पेजिंग विस्टफुली। पेजिंग का मतलब होता है जो पेजेस होते हैं जिसके ऊपर उन्होंने लिख रखा है अपने एक्सपीरियंस डायरीज के ऊपर, तो सारे पेजेस को क्या कर रहे हैं, वो पलटा कर देख रहे हैं, फोटोग्राफ्स को गो थ्रू कर रहे हैं, और फिर जो भी उन्होंने देखा है पूरे दिन भर में उस सबको क्या कर रहे हैं, फिर से समझ लो एक रिवीजन कर रहे हैं अपने पूरे दिन भर की जर्नी का। एज इफ टू एक्सट्रैक्ट सम मिस्ट्री फ्रॉम देम, यानी कि वो कोई ना कोई रहस्यमय चीज़ें जो है खोज कर रहे हैं कि इनमें से कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट रहस्यमय चीज़ें जो है उसमें से मिल जाए। Anyone witnessing this strange scene would have drawn the right conclusion, I was in love। यानी कि अगर किसी ने इस तरीके की चीज़ एक्सपीरियंस की होगी जैसे मैंने की है, जैसे मैं घूम कर आया हूँ कहीं पर और फोटोग्राफ्स देख रहा हूँ और वो सब देखकर कोई ना कोई मिस्ट्री ढूंढ रहा हो, और अगर मेरे ही जैसे कोई और इंसान भी है जिन्होंने इस चीज़ को विटनेस किया है, जो ऐसा एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी बोल सकते हैं आई वॉज इन लव। यानी कि मैं जहाँ से जिस जगह पर घूम कर आया हूँ उस जगह से मुझे क्या हो गया है, प्यार हो गया है। Next it says, when we go abroad, is that we are objects of scrutiny as much as the people we scrutinize, and we are being consumed by the cultures we consume as much on the road as when we are at home। Okay, scrutiny का मतलब होता है यहाँ पर inspection या जांच करना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जब भी हम ट्रैवल करते हैं, अब्रॉड जाते हैं, तो हम किसके पात्र हैं, स्क्रूटिनी के, यानी कि जांच के उतने ही पात्र हैं। ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है पात्र, यानी हम जांच के उतने ही पात्र हैं जितने हम लोगों को क्या करते हैं, जांच करते हैं, लोगों की जांच पड़ताल करते हैं। हम जितना लोगों को, जैसे कि लोग जैसे हमको जज करते हैं उतना ही क्या होता है, उतने ही जज हमको करते हैं जितना हम भी किसी को जज करते होंगे। लेकिन यहाँ पर वो बोलते हैं ट्रैवलिंग में कोई किसी को जज नहीं कर रहा है, यहाँ पर हम स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। एंड वी आर बीइंग कंज्यूम बाय द कल्चर्स, और हम दूसरे कल्चर्स को उतना ही कंज्यूम करते हैं जितना हमारे कल्चर को कंज्यूम किया जा रहा है जब हम अपने घर पर होते हैं, यानी अपने कंट्री में होते हैं। At the very least, we are objects of speculation who can seem as exotic to people around us as they do to us। और उसी के साथ साथ बहुत कम तर पर ऐसा भी होता है, we are objects of speculation। speculation का मतलब होता है फ्यूचर में प्रेडिक्शन करना। तो कोई हमको लेकर भी कोई जजमेंट कर रहा होगा जो कि हमको लगता है नॉर्मल है, जितने आसपास हमारे लोग हैं वो भी हमको लेकर ऐसा सोचते हैं और हम भी उनको लेकर यही चीज़ें सोचते होंगे कि लोग हमको लेकर कोई ना कोई स्पेकुलेशन जो है वो कर रहे होंगे। All in that sense believed in being moved as one of the points of taking trips and being transported by private as well as public means. All saw that ecstasy tells us that our highest movements come when we are not stationary, and that epiphany can follow movement as much as it precipitates it। और इसी सोच के साथ में लोग क्या करते हैं, बीइंग मूव्ड के अंदर बिलीव करते हैं कि आगे बढ़ते जाना चाहिए, और उसी के साथ साथ बीइंग ट्रांसपोर्टेड, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक मीन्स। तो कैसे जा सकते हैं, प्राइवेट मीन्स का यूज़ करके और पब्लिक मीन्स का, यानी कि प्राइवेट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हुए। ऑल सॉ दैट एक्टेसी, एक्सटेसी का मतलब यहाँ पर जो दिया है उसका मतलब होता है ब्लिस या फिर हैप्पीनेस हम बोल सकते हैं, एक ब्लेसिंग हो सकती है या बहुत ज़्यादा खुश होना। tells us that our highest moments come when we are not stationary। हम सबसे ज़्यादा खुश तब नहीं होते हैं जब हम कहीं पर रुके हैं। स्टेशनरी का मतलब होता है हम कहीं पर रुके हैं। लेकिन and that epiphany can follow movement as much as it precipitates it, यानी कि जब हम बाहर घूमते हैं, हमारा ये जो मूवमेंट होता है यहाँ से वहाँ जाना, तो उससे हमको क्या होता है, उससे हम precipitates का मतलब होता है it brings out the real happiness। जब हम स्टेशनरी यानी रुके नहीं होते हैं, जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, लोगों से मिल रहे होते हैं।
Now it says, when you go to a McDonald's outlet in Kyoto, you will find teriyaki McBurgers and bacon potato pies. यानी कि जब तुम मैकडोनल्ड्स में विजिट करोगे किसी मैकडोनल्ड्स के आउटलेट में जो कि क्योटो में है, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? तेरियाकी मैकबर्गर्स मिलेगा, जो कि एक काइंड ऑफ मैकबर्गर्स है जिसके अंदर जापानीज डिश है जिसमें फिश या मीट जो है वो होता है, एंड बेकन पोटैटो पाइज भी उसके अंदर होता है. The placemats offer maps of the great temples of the city and the posters all around broadcast the wonders of San Francisco. यानी कि वहाँ पर जो placemats होती है, तो वहाँ पर अगर आप विजिट करोगे तो आपको उसके ऊपर किन चीज़ों के पिक्चर्स देखेंगे? जो बड़े बड़े विशाल मंदिर होते हैं उनके आपको पिक्चर्स देखेंगे जो उस सिटी को बिलोंग करते हैं वहाँ पर. उसी के साथ साथ उनके पोस्टर्स भी होंगे, और ये सारी ही चीज़ें जो सैन फ्रांसिस्को के कल्चर को दर्शाती है वो वहाँ पर आपको उनके प्लेसमैट्स के ऊपर दिखाई देगी. And most crucial of all, the young people eating their Big Macs with baseball caps worn backwards and tight 501 jeans are still utterly and inalienably Japanese in the way they move, they nod, they sip their oolong teas, and never to be mistaken for the patrons of a McDonald's outlet in Rio, Morocco or Managua. और इसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वहाँ के लोगों के बारे में वो बोलते हैं, जितने भी यंग लोग हैं, जितने भी नौजवान हैं, जब अपना बिग मैक्स खा रहे होते हैं, उसी के साथ साथ उन्होंने जो कैप पहनी है वो बेसबॉल की कैप है जो कि उन्होंने पीछे की तरफ करके पहनी है, और उनकी जो जीन्स उन्होंने पहन रखी है, आर स्टिल अटरली एंड एलियनेबली जापानीज, यानी कि जापान का जो कल्चर होता है उस तरीके से उन्होंने पहन रखा है. जिस तरीके से वो मूव करते हैं, जिस तरीके से वो अपनी गर्दन को हिलाकर हाँ या ना में जवाब करते हैं, जिस तरीके से वो सिप लेते हैं, जिस तरीके से हम पानी पीते एक एक सिप में, तो जिस तरीके से वो सिप लेते हैं, किसकी सिप लेते हैं? ओलोंग टीज जो है, जो एक टाइप है टी का, जो मैकडोनल्ड्स में क्योटो में मिलती है. तो जब भी वो अपनी सिप करते हैं टी को, एंड नेवर टू बी मिस्टेकन फॉर द पैट्रॉन्स ऑफ अ मैकडोनल्ड्स आउटलेट इन रियो. तो यानी कि ये लोग कंप्लीटली अलग है उन लोगों से जो आपको रियो में, मोरक्को में या और मैनेगुआ में मिलेंगे. These days, a whole new realm of exotica arises out of the way one culture colors and appropriates the products of another. और इसी तरीके से बहुत ही बड़ी सच्चाई या रियलिटी जो है वो हमारे सामने आती है. बहुत ही कलरफुल रियलिटी है जो हमको बताती है कि किस तरीके से एक कल्चर जो है वो दूसरे कल्चर से कम्प्लीटली क्या है, कम्प्लीटली अलग है. तो इसके साथ बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर 2 है वो कंप्लीट होता है. मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा हमारा लेक्चर 3, जिसमें हम हमारा चैप्टर जो है वो वाई वी ट्रैवल कंप्लीट कर देंगे. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच.